किसी इवेंट से कम नहीं था सिलेंडर बदलना। रेगुलेटर का एक्सेस लिमिटेड लोगों को होता था, महीन काम था ना वो। और बदलने को घर का ही कोई एक्सपर्ट आता था, दादी, बुआ या पापा। महीन थे वे लोग भी जो सिलेंडर उठा करके बता देते थे कि कितने दिन की गैस इसमें बाकी है। खाना बनाते हुए सिलेंडर खाली होने का भी एक ट्रॉमा था। एक सिलेंडर खाली हो जाए और दूसरा भर के ना आ पाए, ये तो अपमान था भाई साहब। फिर पापा साइकिल के कैरियर पर बिना छुच्छी वाले ट्यूब से बांधकर खाली सिलेंडर एजेंसी लेकर के जाते थे। तब डिलीवरी वाली व्यवस्था नहीं थी और भरा सिलेंडर जब आता था तो मम्मी के चेहरे पर सुकून को आसानी से पढ़ा जा सकता था, क्योंकि अगले 1.5-2 महीनों की छुट्टी हो जाती थी। घर के कोने पर रखा भरा सिलेंडर मम्मियों की एक टेंशन ख़त्म कर देता था कि चूल्हा जलता रहेगा। दुर्भाग्य ही कहेंगे कि हमारे समाज में खाना बनाना सिर्फ महिलाओं का काम ही समझा गया, क्योंकि ये पहले से होता आया। चूल्हा चाहे लकड़ियों से, उपलों से जले या केरोसिन वाले स्टोव पर, चाहे बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर से जले या उज्ज्वला योजना वाले से, उत्तम मध्यम जो भी बने, पूरे परिवार का पेट भरना घर की महिलाएं अपनी जिम्मेदारी मानती हैं, भावनात्मक रूप से भी। इसलिए जब जब सिलेंडर के दाम बढ़ते हैं तो फिर मीडिया के कैमराज महिलाओं के पास पहुंच जाते हैं। आज भी सिलेंडर से जुड़ी ये खबर आई है, असर 10 करोड़ परिवारों पर पड़ सकता है। सरकार ने उज्ज्वला योजना वाले सिलेंडर, उनका कोटा कम कर दिया है। पहले 9 सिलेंडर मिला करते थे, अब 4 ही मिलेंगे। खबर एक ही लाइन की है, लेकिन इसके असर को एक लाइन में समझा और समझाया नहीं जा सकता। आज इसी पर विस्तार से बात करेंगे। गरीब परिवारों पर आर्थिक तौर पर इसका क्या असर पड़ेगा और इस खबर का कोई राजनीतिक असर भी दिखेगा क्या, क्योंकि 5 राज्यों के चुनाव अब ज़्यादा दूर नहीं है। ममता बनर्जी की पार्टी में मचे बवाल की बात भी करेंगे। रोज़ नित नए हंगामे सामने आ रहे हैं, यही क्लियर नहीं हो पा रहा है कि पार्टी में कितने सांसद विधायक ममता के पास बचे हैं। और बड़ा सवाल ये कि पार्टी बचेगी या नहीं। निकोबार प्रोजेक्ट की बात भी होगी, एक बड़ा अपडेट आया है, सब पर इत्मीनान से बात होगी। नमस्ते, अपन है कुलदीप और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी ललन टॉप शो। Brought to you by Sharda University and Saluja Gold. Where the software engineer meets the gifted content writer. The world comes together at Sharda University. खबर बताएंगे, पहले आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बयान सुन लीजिए। मैं जिस घर में पैदा हुआ, बहुत ही छोटा एक गलियारी जैसा मेरा घर था। कोई खिड़की नहीं थी, आने जाने का सिर्फ एक दरवाजा था और मां लकड़ी का चूल्हा जला करके खाना पकाती थी। कभी कभी तो धुआं इतना होता था कि मां खाना परोस रही हो लेकिन हम मां को देख नहीं पाते थे। ऐसे धुएं में बचपन में खाना खाते थे। और इसलिए मैं उन माताओं की पीड़ा को, उन बच्चों की पीड़ा को भली भांति अनुभव करके आया हूं। प्रधानमंत्री ने ये बात 2016 में कही थी। उज्ज्वला योजना की घोषणा के समय कहा गया था कि ये गरीब परिवारों की महिलाओं को मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन देने की योजना है। हमारे देश में गरीबों की रसोई गैस तक पहुंच बहुत कम रही है, रसोई गैस तक। इसलिए गरीब परिवारों को उज्ज्वला योजना के तहत LPG कनेक्शन दिए जाएंगे और सब्सिडी के साथ सिलेंडर दिए जाएंगे। तब टारगेट 5 करोड़ गरीब महिलाओं तक पहुंचने का था, पर आज पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने एक्स पर 12 ईयर्स ऑफ सेवा के साथ एक पोस्ट लिखा, जिसमें बताया कि 10.5 करोड़ गरीब महिलाओं को फ्री LPG कनेक्शन दिए गए हैं। लेकिन आज ही ये खबर भी आई कि अब उज्ज्वला योजना के तहत सब्सिडी वाले सिलेंडर की संख्या घट जाएगी, 4 ही मिलेंगे, पहले 9 मिला करते थे। जब योजना शुरू की गई थी तब 12 दिए जाते थे, पिछले साल 9 किए गए घटा करके, और अब आज से 4 ही सिलेंडर साल में मिलेंगे। वो सिलेंडर ही था जिस पर ईरान, अमेरिका, इजराइल युद्ध का असर सबसे पहले पड़ा था। मार्च के महीने में ही सिलेंडर की मारामारी की खबरों ने परेशान कर दिया था। हालांकि कुछ दिन में सरकार ने हालात काबू में कर लिए थे। खबर भी आज भी जो आई है वो सिलेंडर से ही जुड़ी है, लेकिन भारत के गरीबों के चूल्हों पर कैसा असर पड़ेगा, डोनाल्ड ट्रंप को इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क उसे पड़ेगा जिसे ये पता चलेगा कि साल में अब 4 सिलेंडर ही हैं खाना बनाने के लिए, भोजन बनाने का फ्यूल के लिए। उससे ज़्यादा खर्च किए तो साहब सब्सिडी नहीं मिलेगी। हर उज्ज्वला सिलेंडर पर सब्सिडी मिलती है 300 रुपये। बहुत दिक्कत है। इससे पहले 9 मिल रहा था तो ठीक ठाक रहा था, अभी 4 गो मिल रहा है तो बहुत दिक्कत है।
इससे अच्छा है नहीं मिलना चाहिए, फिर भी लकड़िए पर खाना बनेंगे। अब सवाल है कि क्या 4 सिलेंडर में साल भर का काम चल सकता है? कुछ आंकड़े आपको दिखाते हैं। इसी साल 30 मार्च को आरजेडी के मनोज झा के सवाल पर सरकार ने संसद में बताया कि पिछले साल उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों ने औसतन 4.5 सिलेंडर भरवाए। उससे पहले साल करीब 3.97 एग्जैक्ट फिगर है, लेकिन इस वित्त वर्ष में 2025-26 में ये आंकड़ा बढ़कर 4.8 सिलेंडर हो गया। ये औसत आंकड़ा है। किसी के घर में 3 में भी काम चल रहा होगा, हो सकता है किसी के घर में 6 या 7 सिलेंडर भी लग रहे होंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि सिलेंडर खपत का आंकड़ा पिछले 5 साल से लगातार बढ़ रहा है। स्क्रीन पर आप नंबर्स देख सकते हैं। पर उससे भी दिलचस्प बात यह है कि मनोज झा ने यह भी पूछा कि उज्ज्वला लाभार्थी बाकी लोगों की तुलना में सिलेंडर कम क्यों भरवाते हैं और क्या सरकार ने इसके कारणों का पता लगाने की कोशिश की है। सरकार ने इस सवाल का कोई सीधा कारण तो नहीं बताया, इतना ज़रूर कहा कि उज्ज्वला उपभोक्ताओं की औसत खपत, एवरेज कंजम्पशन बढ़ रहा है। ये भी बताया कि कुल रिफिल की संख्या 5 साल में करीब दोगुनी हो गई है। अब सवाल है कि कितने सिलेंडर एक आम घर में साल भर में लगते हैं। औसत इसका आंकड़ा माना जाता है 6.5। पीआरएस की एक रिपोर्ट बताती है कि स्टैंडिंग कमेटी ऑन पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने 2025 में ये पाया कि एक घर में औसतन 6.5 सिलेंडर लगते हैं साल भर में, जबकि उज्ज्वला के लाभार्थी सिर्फ लगभग 4 सिलेंडर में अपना काम चला ले रहे हैं। संसदीय समिति ने सिफारिश की कि एलपीजी सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी इतनी बढ़ाई जाए कि गरीब परिवारों के लिए सिलेंडर भरवाना वास्तव में सस्ता और आसान हो सके। समिति ने यह भी सुझाव दिया कि 5 किलो और 10 किलो वाले छोटे सिलेंडर्स को भी ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए ताकि कम आय वाले परिवार अपनी ज़रूरत और क्षमता के अनुसार कम कीमत में गैस खरीद सकें। सिफारिश सब्सिडी बढ़ाने की थी, लेकिन ईरान युद्ध ने ऐसा बेड़ा गर्क किया कि सरकार ने सब्सिडी वाले सिलेंडर ही कट कर दिए, उनकी संख्या कम कर दी। 4 से न कहाँ काम चली, जब 8 होती है 8 में काम नहीं चलती है तो 4 में कितना चल जाए। 12 होते हैं 12 में नहीं चला, 12 महीना चलो हो गए, साल हो गवा, और ये 4 में कहाँ पूर पड़ी। शुरुआत में हमने इस बात का जिक्र किया था कि क्या सरकार के इस फैसले के पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस भी हो सकते हैं, राजनीतिक असर भी पड़ सकते हैं क्या। इसके लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। 2016 में सरकार उज्ज्वला योजना लेके आई। 2019 के चुनाव के बाद मिंट ने CSDS के पोस्ट पोल सर्वे के हवाले से लिखा कि बीजेपी ने उज्ज्वला योजना और जनधन योजना जैसी योजनाओं की उपलब्धियों को जोर शोर से प्रचारित किया, और ये स्कीम्स बीजेपी की जीत की अकेली वजह नहीं थी, लेकिन सत्ता में उसकी वापसी इस महत्वपूर्ण भूमिका इन दोनों योजनाओं की भी रही। उसमें सर्वे में शामिल 34% लोगों को उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन मिला था। चुनाव नतीजों के बाद 27 मई 2019 को द हिंदू में बीजेपी की जीत पर CSDS लोकनीति के सर्वे पर आधारित एक एनालिसिस छपा। रिपोर्ट के मुताबिक जब मतदाताओं से, वोटर्स से पूछा गया कि मोदी सरकार की कौन सी स्कीम्स उन्हें सबसे ज़्यादा पसंद हैं, तो उज्ज्वला योजना सबसे लोकप्रिय साबित हुई। सर्वे में शामिल 34% पुरुषों और 34% महिलाओं ने बताया कि उन्हें उज्ज्वला योजना का लाभ मिला था। दिलचस्प बात यह है कि जिन महिलाओं को उज्ज्वला का फ़ायदा मिला था, उनमें से 41% ने बीजेपी को वोट दिया था। राजनीतिक दल जो है, सियासी दल जो है, ऐसे ग्रुप पे टारगेट कर रहे हैं जहां से इनको बंधे हुए वोट मिले। जैसे अगर आप पुराने परंपरागत सियासी दलों को देखें तो वो पिछड़ों को, दलितों को या मुस्लिम को ऐसे देखते हैं कि बंधा बंधाया वोट मिलेगा और ऐसी कुछ योजनाएं चलाई जाए, ऐसे कुछ जुमले छोड़े जाए जिससे ये लोग हमारे साथ आए। उसके तमाम उदाहरण हमारे पास हैं। चाहे आप मंदिर मस्जिद के मुद्दे की बात करें, चाहे कोई दूसरी योजनाओं की बात करें। मुलायम सिंह ने कहा कि हम आपके जो कब्रिस्तान है उनकी 4 दीवारी करेंगे, आपको जो मदरसे बनाने में आपको फंड दिया जाएगा। इनको भरमाने के लिए होता रहा है। भारतीय जनता पार्टी ऐसी रणनीति लेके आई कि जो महिलाएं हैं, महिलाएं भी आगे बढ़ के वोट डालती है, महिलाएं परिवार को प्रभावित करती हैं। घर में कई घरों में महिलाओं की पुरुषों से अधिक संख्या होती है, तो उसमें हम कैसे उनको टारगेट करें। खाली आपको उज्ज्वला योजना को मत देखिए, चाहे वो शहर हो चाहे वो गांव है, लाडकी योजना है, लाडली योजना है, उनका असर तो हमने पिछले विधानसभा चुनाव में भी देखा। चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, और चाहे उसके बाद आपने बिहार और बंगाल हो। आपने देखा कि बिहार में चुनाव के दौरान ही
महिलाओं को 10-10 हजार रुपए दिए गए और महिलाएं इतनी प्रभावित हुई कि महिला के प्रभावित होने से आपके सामने रिजल्ट है बिहार का। उसी तरह से अगर हम देखते हैं चुनाव में बड़ा फायदा लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने उज्ज्वला योजना को एक हथियार बनाया, अपना चुनावी हथियार बनाया। इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को इसका बड़ा फायदा मिला। केपी मलिक कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के 2022 के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी को उज्ज्वला योजना का लाभ मिला था। 2017 में भी कई राजनीतिक विश्लेषकों ने दावा किया था कि बीजेपी को उज्ज्वला योजना का लाभ मिला है और अब एक बार फिर यूपी चुनाव सामने है। यूपी के साथ साथ उत्तराखंड, पंजाब, गोवा में भी चुनाव होने हैं और ऐसे समय में उज्ज्वला योजना के तहत सब्सिडी कम करने से चुनाव में क्या कोई असर पड़ेगा? टेक्निकली सब्सिडी कम नहीं की गई है, पर सिलेंडर्स की संख्या कम कर दी गई। भारतीय जनता पार्टी एक परसेप्शन बनाती है और 4 सिलेंडर मिल रहे हैं आपको, पहले 9 मिल रहे थे, इस पर कोई बहुत बारीकी से ध्यान नहीं देता है। दूसरा एक सबसे बड़ा कारण है, आज भी जो गरीब परिवार गांव में रहते हैं खासकर, उनका गैस पे डिपेंडेंट रहना बहुत ज्यादा नहीं है। वो इमरजेंसी में या बहुत कम समय में गैस यूज करते हैं, अन्यथा आज भी वो चाहे उफले हो, चाहे वो लकड़ी का प्रयोग हो, चाहे वो दूसरे तरीके हो, उसको अपनाते हैं। आज बहुत जरूरी होता है तभी वो गैस का सिलेंडर यूज करते हैं। और तो एवरेज आप खुद कह रहे हैं कि 6.5 का एवरेज है, लेकिन गांव में मैं मानता हूं ये एवरेज और कम है, ये 4 से 5 का ही एवरेज है कि साल भर में वो 4 से 5 बार ही सिलेंडर भरवाता है, इससे ज्यादा उसको आवश्यकता नहीं पड़ती है। गर्मी में उसके पास उपले तैयार हो जाते हैं वो अगले दिन, क्योंकि गर्मी इतनी है, सूख जाते हैं, गोबर उसको उपलब्ध हो जाता है गांव में, फिर सूखी लकड़ियां आराम से उसको मिल जाती हैं, तो उसको कोई तकलीफ बहुत ज्यादा गैस से नहीं होती है ग्रामीण क्षेत्र में। तो ग्रामीण क्षेत्र के लिए तो ये ठीक है, लेकिन जो शहरी क्षेत्र है वहां पे मध्यम वर्गीय परिवार हैं या कोई गरीब परिवार हैं, उनको जरूर इससे दिक्कत होगी और उसमें एक नाराजगी भी हो सकती है। लेकिन यहाँ भारतीय जनता पार्टी इस छोटी सी नाराजगी से इसलिए नहीं घबराती है कि उसके पास तमाम दूसरे मुद्दे हैं। जब आप चुनाव में जाएंगे तब ये सब मुद्दे गौण हो जाएंगे। आज अगर आप देखें हाल फिलहाल में चुनाव बंगाल में हुआ है, क्या इस तरह के मुद्दे कहीं दिखाई दिए आपको? कहीं महंगाई, बेरोजगारी, कोई पर्चा लीक या उस तरह के कोई मुद्दे आपको दिखाई दिए? एक डिफरेंट मुद्दे समय समय पर खड़े आ जाते हैं, उसमें एजेंसियां छापा मारना शुरू कर देती हैं, हिंदू धर्म का मुद्दा आ जाता है, मुस्लिम धर्म का मुद्दा आ जाता है। तो इस तरह के मुद्दे कोई बहुत बड़ा एक परसेप्शन नहीं बना पाते या एक बहुत ज्यादा प्रभाव चुनाव में नहीं डाल पाते, मुझे ऐसा लगता है। चुनाव में कितना असर पड़ेगा ये तो समय बताएगा, लेकिन एक बात साफ है कि महिलाओं की सेहत पर ज़रूर इसका असर पड़ सकता है। 2016 में जब उज्ज्वला योजना आई थी तब पीआईबी की प्रेस रिलीज में लिखा गया था कि WHO के अनुमान के मुताबिक भारत में हर साल करीब 5 लाख मौतें सिर्फ रसोई के ख़राब ईंधन के धुएं की वजह से होती हैं। इनमें से ज़्यादातर मौतें दिल की बीमारी, स्ट्रोक, फेफड़ों की गंभीर बीमारी और फेफड़ों के कैंसर जैसी बीमारियों से होती हैं। घर के अंदर होने वाला ये वायु प्रदूषण छोटे बच्चों में सांस की गंभीर बीमारियों के लिए भी जिम्मेदार है। जानकारों का मानना है कि रसोई में खुली आग पर खाना बनाना 1 घंटे में 400 सिगरेट जलाने जैसा नुकसानदेह है। ये सरकार ने खुद कहा था। आप प्रधानमंत्री का तब का बयान भी सुन सकते हैं। एक गरीब मां जब लकड़ी के चूल्हे से खाना पकाती है तो वैज्ञानिकों का कहना है कि एक गरीब मां लकड़ी के चूल्हे से खाना पकाती है तो एक दिवस में उसके शरीर में 400 सिगारेट का धुआं चला जाता है। 400 सिगारेट का। बच्चे घर में होते हैं और इसलिए उनको भी धुएं में ही गुजारा करना पड़ता है। खाना भी खाते हैं तो धुआं ही धुआं होता है, आंख से पानी निकलता है और वो खाना खाता है। प्रधानमंत्री ने उज्ज्वला योजना के ऐलान के समय ये बातें कही थी और 2019 में सरकार ने संसद में अपनी पीठ भी थपथपाई थी इस बात पे। पेट्रोलियम मंत्री तब धर्मेंद्र प्रधान थे। इंडियन चेस्ट सोसाइटी और इंडियन चेस्ट रिसर्च और फाउंडेशन की एक रिपोर्ट के हवाले से संसद में बताया था कि उज्ज्वला योजना की वजह से महिलाओं में चेस्ट कंजेशन के मामलों में लगभग 20% की कमी आई है।
बावजूद इसके सरकार ने 12 सिलेंडर से घटाते घटाते अब सब्सिडी वाले सिलेंडर्स की संख्या 4 कर दी है। सवाल है कि क्या वाकई ईरान अमेरिका युद्ध की वजह से अब और कोई रास्ता बचा नहीं था? जी देखिए, अगर आप पूरा सब्सिडी बर्डन देखिए ना, पिछले 3-4 महीने का, फरवरी से लेकर अभी तक, तो सिर्फ इलेक्शन से, जब इलेक्शन के बाद जब रिजल्ट से पहले सरकार ने प्राइस बढ़ाने शुरू किए पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के, उसके बाद एलपीजी के बढ़ाए, तो उस वक्त तक सरकार ने 1,23,000 करोड़ का घाटा ले चुकी थी अपने अकाउंट्स में। और जो अभी रिसेंट जो नंबर्स आ रहे हैं सब्सिडी बर्डन के, फर्टिलाइजर सब्सिडी के, 1,77,000 करोड़ से बढ़कर वो डबल हो चुका है, 3,45,000 करोड़ के, 3,40,000 करोड़ के करीब। तो जो ये सब्सिडी का जो बर्डन बढ़ता जा रहा था, उसकी वजह से मेरे ख्याल से ये डिसीजन लिया गया है। लेकिन अगर आप आज की हालात में भी देखिए ना, तो जो 300 रुपए का तो आपको उज्ज्वला योजना के अंदर हर 4 सिलेंडर पर अभी भी उन कस्टमर्स को सब्सिडी मिलेगी। उसके अलावा जो 942 रुपए का सिलेंडर नॉर्मल कस्टमर को मिल रहा है, उसमें भी 700 रुपए की अभी सब्सिडी है। 700 रुपए अभी भी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर सिलेंडर, उसमें घाटा सरकार खा रही है। तो किसी भी तरह से ये हालत इस स्टेज पर नहीं पहुंचे हैं कि वो स्टेबलाइज हो जाएं। मुझे लगता है कि जो 10 और 12 रुपए पर लीटर का जो डीजल और पेट्रोल में सब्सिडी बर्डन था करीब 1 महीना पहले, वो अब घटकर करीब 7 रुपए 6 रुपए का शायद पेट्रोल में है, और डीजल में तो अभी बढ़ के ऑलमोस्ट 25-30 रुपए के करीब हो चुका है। लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी 3 से 4 रुपए लीटर पेट्रोल और डीजल दोनों में सरकार अभी बढ़ाने की कोशिश करेगी, स्टेजेस में बढ़ाएगी, लेकिन डेफिनेटली उसको 1 से 2 रुपए लीटर के आसपास लाने की कोशिश करेगी, जिससे कि जब भी क्रूड ऑयल की प्राइसेस नॉर्मलाइज हों तो वो उनके कंट्रोल में आ सके। यानी गनीमत इसी में है कि पश्चिम एशिया में संकट खत्म हो, तेल और गैस की सप्लाई सुचारू हो, ताकि सब्सिडी वाले सिलेंडर्स की संख्या पहले जितनी हो सके और तेल और गैस के जो दाम बढ़े हैं वो भी काबू में आए। बड़ी खबर में इतना ही, अब सुर्खियों की बारी। भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड टीएमटी बार्स। सलूजा गोल्ड टीएमटी। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू, मजबूती सब कुछ है। तृणमूल कांग्रेस संकट में है। नेतागण पार्टी से निकलना चाह रहे हैं और पार्टी की मुखिया ममता बनर्जी नए राजनीतिक समीकरणों को साधने के लिए दिल्ली के चक्कर लगा रही हैं। लगातार दूसरे दिन सोनिया गांधी से मुलाकात की उन्होंने, 1 घंटे बैठक चली और आगे की संभावनाओं पर विचार किया गया। संभावनाओं के चक्कर में आशंकाओं ने रास्ता बना लिया, क्योंकि ममता बनर्जी के 10 जनपद से निकलते ही उनके कांग्रेस में जाने की अफवाह शुरू हो गई। उधर ममता के कोलकाता वाले घर पर सीआईडी की एक टीम पहुंची थी। मामला फर्जी सिग्नेचर से जुड़ा है। टीएमसी ने विधायक सोवन देव चट्टोपाध्याय को विपक्ष का नेता बनाने के लिए स्पीकर को एक प्रस्ताव भेजा था। प्रस्ताव पर विधायकों ने सिग्नेचर किए थे, लेकिन कथित तौर पर कई विधायकों के सिग्नेचर फर्जी पाए गए। एफआईआर दर्ज हुई, सीआईडी ने जांच शुरू कर दी। बीते 10 दिनों में टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी सीआईडी से कई दफे नोटिस पा चुके हैं। सीआईडी का कहना है कि अभिषेक ने बताया कि विधायकों के दस्तखत 30B हरीश चैटर्जी स्ट्रीट स्थित पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में लिए गए थे। यहीं ममता का घर और दफ्तर है, लेकिन टीम को परिसर के अंदर जाने की इजाज़त नहीं मिली। ममता के साथ अभिषेक भी इंडिया ब्लॉक की मीटिंग में शनिवार से दिल्ली में ही हैं। टीएमसी के 20 लोकसभा सांसदों के अलग गुट बनाने की चर्चा पिछले 24 घंटे से चल रही है। लोकसभा स्पीकर को बागी खेमे ने लेटर भी दिया है, मांग की है कि एनडीए में शामिल कर लें, उनको किया जाए। लेकिन वफादार और बागियों के बीच घमासान मचा हुआ है। जो बागी नहीं हुए हैं उनमें से 2 सांसद कल्याण बनर्जी और कीर्ति आज़ाद आज मीडिया से मुखातिब हुए। कल्याण बनर्जी ने बागियों को हताश और गद्दार कहा, उन पर ममता को धोखा देने का आरोप लगाया। उनका दावा है कि बागी गुट के पास दल बदल विरोधी कानून से बचने के लिए जरूरी नंबर्स नहीं है। चीफ मिनिस्टर है, तेरा साथ ईडी है, तेरा साथ सीबीआई है, तेरा साथ पूरा भारतवर्ष का पावर है, और मेरा साथ मामाटी मानुष है। माँ मेरा पार्टी है, मेरा साथ पार्टी है,
मेरा साथ वर्कर है, मेरा साथ पश्चिम बांग्ला का पब्लिक है। आप जाइए अच्छे से। कीर्ति आजाद भी बागियों की आलोचना में पीछे नहीं रहे, उनकी राजनीतिक नैतिकता पर सवाल उठाए, बागियों को पार्टी छोड़ने और नए सिरे से चुनाव लड़ने की चुनौती दी। अगली सुर्खी, हिंद महासागर में भारत की स्थिति मजबूत करने के लिए सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। अंडमान निकोबार के दक्षिणी छोर पर ग्रेट निकोबार द्वीप है। इस द्वीप पर 13,000 करोड़ रुपए की लागत से बिल्कुल नया ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने की मंजूरी मिल गई है। इस एयरपोर्ट का इस्तेमाल आम जनता और सेना दोनों कर सकेंगे। साथ ही नौसेना के पुराने हवाई अड्डे INS बाज को बड़ा करने की योजना को रद्द कर दिया गया है। INS बाज हवाई पट्टी की लंबाई 4500 फीट है, इसे अब और आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। पूरा ध्यान और निवेश नए हवाई अड्डे को और विकसित करने पर लगाया जाएगा, लेकिन INS बाज को विस्तार देने की योजना पर रोक क्यों लगी? INS बाज साल 2012 से चालू है। शुरू में इसके रनवे की लंबाई महज 3500 फीट थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 4500 फीट किया गया। रनवे को 10,000 फीट तक बढ़ाने का प्रस्ताव था ताकि सुखोई 30 और P-8I जैसे विमान आसानी से यहाँ से उड़ान भर सकें, लेकिन रक्षा मंत्रालय और पर्यावरण एक्सपर्ट ने ऑन ग्राउंड जिसका डिटेल्ड सर्वे किया तो कई सारी दिक्कतें सामने आईं। इंडिया टुडे की रिपोर्ट बताती है कि बड़े पैमाने पर भूमि अधिग्रहण और पेड़ों की कटाई करनी पड़ती, साथ ही द्वीप की भौगोलिक बनावट और हवाई नेविगेशन के लिहाज से भी कई प्राकृतिक दिक्कतें थीं और इन्हीं वजहों को देखते हुए सरकार ने इस योजना को रोक लगा दिया। फिलहाल अब नया हवाई अड्डा INS बाज से करीब 30 किलोमीटर दूर चिंगन नाम की जगह पर बनाया जाएगा। बंगाल और अंडमान के बाद अब पंजाब की बात करते हैं। पंजाब में अगले साल चुनाव है, लेकिन बीजेपी अभी से मिशन मोड में आ गई है। बीजेपी ने पंजाब में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। कमान खुद गृह मंत्री अमित शाह संभाल रहे हैं। इसी महीने शाह ने पंजाब के बीजेपी नेताओं की एक बैठक बुलाई है। बैठक में ड्रग्स के खिलाफ यात्रा को अमली जामा पहनाया जाएगा। बीजेपी सीधे गाँवों और किसानों के घरों तक जाने का अभियान चला रही है। केंद्रीय रेलवे राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू का राज्यसभा कार्यकाल 21 जून को खत्म हो रहा है, लेकिन पार्टी अब उन्हें दोबारा राज्यसभा नहीं भेजेगी। आज तक में एग्जीक्यूटिव एडिटर हिमांशु मिश्रा के मुताबिक रवनीत बिट्टू 21 जून से पहले कैबिनेट से इस्तीफा दे देंगे। पार्टी उन्हें पंजाब में सक्रिय करेंगी। वे विधानसभा चुनाव भी लड़ेंगे, लेकिन वे मुख्यमंत्री पद का चेहरा नहीं होंगे। ललन टॉप शो में आज इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया। शुभ रात्रि।